Hello students, how are you? Myself Talar Vikas, the finest and easiest way to learn the concept of physics. In our previous lecture, we solve some numericals based on Newton's second law of motion. Today we are going to discuss impulse of force. This is our new topic, impulse of force. Okay, impulse of force होता क्या है? The product of force and the time interval for which force is applied is known as impulse of force. अगर हम किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं तो वो फोर्स का मैग्नीट्यूड और कितने टाइम इंटरवल तक लगा रहे हैं, वो टाइम इंटरवल का जो प्रोडक्ट है उसको हम क्या बोलेंगे? इम्पल्स ऑफ फोर्स. यहां पे आप देख सकते हो द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द टाइम इंटरवल फॉर विच फोर्स इज अप्लाइड. जितने टाइम तक फोर्स लग रहा है और जितने मैग्नीट्यूड का फोर्स लग रहा है, उन दोनों के प्रोडक्ट को हम क्या बोलेंगे? इम्पल्स ऑफ फोर्स. इम्पल्स ऑफ फोर्स कैन बी डिनोटेड बाय कैपिटल आई. हम इम्पल्स ऑफ फोर्स को कैपिटल आई से डिनोट कर सकते हैं. और अभी हमने देखा कि इम्पल्स ऑफ फोर्स होता क्या है? फोर्स का मैग्नीट्यूड और वो फोर्स जितने टाइम इंटरवल तक लगता है, वो टाइम इंटरवल के प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं? इम्पल्स ऑफ फोर्स. सो हम यहां पे लिख सकते हैं इम्पल्स ऑफ फोर्स I इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड फोर्स जितने टाइम इंटरवल तक लगता है उन दोनों के प्रोडक्ट को हम क्या बोलेंगे? इम्पल्स ऑफ फोर्स. सो I इज इक्वल टू force F, that is the magnitude of force F, and delta T, that is the time interval for which force is applied. As we all know that हमने हमारे मे बी सेकंड लास्ट लेक्चर में न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में बात किया था. फोर्स F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन हमने डिराइव किया था. बट न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अगर किसी बॉडी का लीनियर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है तो हम कह सकते हैं उस बॉडी पे कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है. दैट इज द चेंज इन लीनियर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम गिव्स द वैल्यू ऑफ फोर्स. और फोर्स इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. सो हम यहां से लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम. लीनियर मोमेंटम कैन बी डिनोटेड बाय कैपिटल P. सो F इज इक्वल टू चेंज, हम चेंज को डेल्टा से डिनोट करते हैं. सो फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. इतने टाइम इंटरवल में कितना मोमेंटम चेंज हुआ, उन दोनों के रेशियो को हम क्या बोलेंगे? फोर्स बोलेंगे. सो यहां से हम फोर्स के साथ डेल्टा टी को मल्टीप्लाई करते हैं और वी कैन से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं सो हमें यहां से मिलेगा फोर्स F राइट हैंड साइड पे एज इट इज मल्टीप्लाई बाय टाइम इंटरवल डेल्टा टी. दैट इज F डेल्टा टी इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम. सो यहां से हमें एक इक्वेशन मिला. इक्वेशन 1 वो हमें क्या कहता है कि इम्पल्स ऑफ फोर्स इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड द टाइम इंटरवल फॉर विच द फोर्स इज अप्लाइड. इसको हम क्या बोलते हैं? इम्पल्स ऑफ फोर्स. वैसे ही हमें F इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या मिला? चेंज इन मोमेंटम. सो यहां से हम कह सकते हैं द वन साइड ऑफ बोथ इक्वेशन इज सेम, सो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ बोथ इक्वेशन ऑल्सो विल बी सेम. सो हम यहां से कह सकते हैं कि इम्पल्स ऑफ फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. सो इम्पल्स ऑफ फोर्स इज इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम, एक्चुअली चेंज इन लीनियर मोमेंटम. नाउ अब देखो कि अगर इम्पल्स ऑफ फोर्स और चेंज इन मोमेंटम सेम है तो इम्पल्स ऑफ फोर्स का जो यूनिट होगा वो ही यूनिट किसका होगा? चेंज इन मोमेंटम का होगा. दैट इज चेंज इन मोमेंटम इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. मीन्स जो यूनिट मोमेंटम का होगा वो ही यूनिट इम्पल्स ऑफ फोर्स का होगा. सो यहां से हम लिख सकते हैं
यूनिट ऑफ एक्चुअली ऐसा यूनिट ऑफ इम्पल्स ऑफ फोर्स इज सेम एज द यूनिट ऑफ मोमेंटम। यहाँ पे ऐसा यूनिट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अगर हम CGS में मोमेंटम का यूनिट लेंगे तो वो CGS में इम्पल्स ऑफ फोर्स के यूनिट जितना होगा। अगर हम SI सिस्टम ऑफ यूनिट में चेंज इन मोमेंटम का यूनिट लेंगे, वो SI सिस्टम ऑफ यूनिट में इम्पल्स ऑफ फोर्स का यूनिट होगा। सो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यूनिट ऑफ इम्पल्स ऑफ फोर्स इज सेम एज द यूनिट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। अब देखो मोमेंटम का यूनिट क्या होता है, तो हमने चैप्टर नंबर 2 में यूनिट्स एंड मेजरमेंट में डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की बात की थी, और जो मोमेंटम है वो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, और मोमेंटम P इज इक्वल टू मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट multiply by velocity of object. That is a product of mass and velocity of object is known as momentum, actually linear momentum of given object. So जो यूनिट मोमेंटम का होगा वो ही यूनिट इम्पल्स ऑफ फोर्स का होगा। एंड हमने अभी देखा मोमेंटम इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी m इंटू v। सो मास का ऐसा यूनिट होता है kg और वेलोसिटी का ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। सो इम्पल्स ऑफ फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होगा, kg मीटर सेकंड पावर -1। और हम ऐसे भी लिख सकते हैं इम्पल्स ऑफ फोर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड द टाइम इंटरवल फॉर विच द फोर्स इज अप्लाइड। सो फोर्स SI unit of force that is Newton and SI unit of time interval that is second, or we can write the SI unit of impulse of force is Newton into second according to this formula, or we can say change in momentum, or we can say impulse of force is equal to change in momentum, और momentum का ऐसा यूनिट क्या होगा m into v, सो होगा kg मीटर सेकंड पावर -1। और यहाँ से हम डायमेंशन फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हैं। कैसे, kg वो मास हो गया, सो मास रेज टू 1, लेंथ मीटर इज अ यूनिट ऑफ लेंथ, सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं मीटर पावर 1 है, सो लेंथ पावर 1। सेकंड स्टैंड्स फॉर टाइम, सेकंड S stands for second and second is the unit of time, so second power -1, so here we can write t power -1. So dimension formula of impulse of force is m1 l1 t power -1। ओके, ये तो बात हो गई इम्पल्स ऑफ फोर्स की। फिर से एक बार देख लेते हैं, अगर हम किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं, ओके, तो वो फोर्स हमने जो अप्लाई किया उस फोर्स का मैग्नीट्यूड और हमने जितने टाइम इंटरवल तक वो फोर्स अप्लाई किया उन दोनों की प्रोडक्ट को हम क्या बोलेंगे, इम्पल्स ऑफ फोर्स बोलेंगे। ये बात हो गई इम्पल्स ऑफ फोर्स की। नाउ एप्लीकेशंस ऑफ इम्पैक्ट ऑफ फोर्स, हम इम्पैक्ट ऑफ फोर्स को कहाँ पे यूज कर सकते हैं, ओके, और हाउ कैन वी ओवरकम इम्पैक्ट ऑफ फोर्स, और वी कैन से इम्पल्स ऑफ फोर्स। एक्चुअली क्या होगा, ये इम्पल्स ऑफ फोर्स होगा, इम्पल्स ऑफ फोर्स। फर्स्ट देखते हैं, व्हाइल कैचिंग द बॉल अ क्रिकेट प्लेयर लोअर्स हिज हैंड्स टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम गेटिंग हर्ट। आप क्रिकेट तो देखते होंगे, तो आपने क्रिकेट देखते टाइम जो विकेट कीपर हो या तो जो प्लेयर फील्डिंग कर रहा है उसके पास कैच जाता है, तो वो कैच करने से बॉल को कैच करता है तो वो ऐसे अपने हाथ को पीछे खींचता है या तो नीचे खींचता है। तो ऐसा क्यों करता है, ऐसा करने से जो फोर्स का जो इम्पैक्ट है, फोर्स का जो इम्पल्स है वो कम हो जाता है। हाउ कैन वी से दैट, देखो यहाँ पे, बाय लोविंग हिज हैंड द क्रिकेट प्लेयर इंक्रीजेज द टाइम इंटरवल इन विच द कैच इज कंप्लीटेड। देखो यहाँ पे, अगर मेरे पास कोई स्पीड से मोशन करता हुआ बॉल आ रहा है और मुझे उस बॉल को कैच करना है, तो मैं करूँगा क्या, अगर मैं ऐसे हाथ रखूँगा तो वो मेरे हाथ में लगकर गिर जाएगा। तो हमें करना क्या पड़ेगा, उसको इजीली
हम कैच भी कर सके और हमें हर्ट भी ना हो, तो हम क्या करेंगे, बॉल को क्या करेंगे, हम पीछे खींचेंगे, तो बॉल और हमारे हाथ का जो कांटेक्ट टाइम है वो ज़्यादा हो जाएगा। सो यहाँ पे डेल्टा टी की वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। अब देखो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अगर चेंज इन टाइम दैट इज अ टाइम इंटरवल अगर इंक्रीज हो गया, देखो यहाँ पे अगर ये टाइम इंटरवल इंक्रीज होगा, सो डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी अगर ये इंक्रीज होगा तो फोर्स की वैल्यू डिक्रीज होगी। ओके, सो ज़्यादा टाइम तक हाथ में रहने से, हाथ के कांटेक्ट में रहने से जो फोर्स का इम्पैक्ट होगा वो कम हो जाएगा। डेट्स वाई जो क्रिकेट प्लेयर है वो कैच करते टाइम क्या करते हैं, अपने हाथ को थोड़ा खींच लेते हैं। एज द टोटल मोमेंटम चेंज इन अ लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम इंटरवल, ओके, उसका मोमेंटम चेंज तो हुआ पर सडनली चेंज नहीं हुआ, मोमेंटम को चेंज होने में कुछ टाइम लगा। अगर क्विकली चेंज हो जाता, दैट इज चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर मोमेंटम कुछ ही टाइम इंटरवल में चेंज हो जाता, अगर स्मॉल टाइम इंटरवल में चेंज होता था, तो जो फोर्स है वो फोर्स का इम्पैक्ट हमें ज़्यादा मिलता। लेकिन ऐसा करने से हमें क्या मिला, कि अगर हम बॉल को खींच लेते हैं तो बॉल और हमारे हाथ का जो कांटेक्ट टाइम है वो इंक्रीज हो जाता है, तो मोमेंटम तो चेंज होगा लेकिन मोमेंटम को चेंज होने में ज़्यादा टाइम लगा, तो फोर्स का इम्पैक्ट कम हो गया। द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉल डिक्रीज हो गया। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, लेसर फोर्स एक्ट ऑन अ हैंड ऑफ द प्लेयर। हमने यहाँ पे बोला अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू फोर्स। अगर टाइम इंटरवल इंक्रीज हो जाए तो जो मोमेंटम चेंज होगा वो मोमेंटम चेंज होने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा, सो इम्पैक्ट ऑफ फोर्स डिक्रीज हो जाएगा। और ऐसे हम वो प्लेयर अपने आप को हर्ट होने से सेव कर सकता है। इफ यू टॉक अबाउट सेकंड एप्लीकेशन ऑफ इम्पल्स ऑफ फोर्स, चाइना वेयर्स आर रैप्ड इन अ स्ट्रॉ ऑफ और पेपर बिफोर पैकिंग। चाइना वेयर्स, ओके, सिरामिक मटेरियल होते हैं, वो सिरामिक मटेरियल को अगर हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं तो उसके साथ एक ऐसा मटेरियल हमें रखना पड़ेगा जो उस जर्क को बफर कर ले, दैट इज एब्जॉर्ब कर ले। तो हम जब चाइना वेयर्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उसके साथ स्ट्रॉ और कुछ पेपर्स उसके साथ रैप करते हैं। ऐसा करने से होगा क्या, चाइना वेयर्स आर रैप्ड इन अ स्ट्रॉ और पेपर बिफोर पैकिंग so that when they receive jerk during the transportation, the time interval of, अब बच्चों ध्यान में रखना, the time interval of impact of force may be more, as such only a small force can act on China wares during jerk as there are no fear of damage of them। अगर आपने कभी ऑनलाइन शॉपिंग की होगी तो आपने देखा होगा, और आप कुछ फ्रीज या तो टीवी परचेस करते हैं तो आपने ये देखा होगा कि उसके साथ कुछ थर्मोकल मटेरियल होता है जो वो हम जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, कोई भी हम इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट खरीदते हैं तो उसको हम होने से, उस डैमेज होने से वो बचा सकता है। और ऐसा भी आता है जिसको आप टक फोड़ भी सकते हो, ओके, वो भी क्या करता है, वो जर्क को मैनेज करता है और जो उसमें जो इक्विपमेंट, उसमें जो कुछ रखा है उसे डैमेज करने से बचा सकता है। सो ये क्या होगी, इम्पल्स ऑफ फोर्स की एप्लीकेशंस हो गई।
Now we will solve illustration number 5.4 based on the concept impulse of force। हमने अभी impulse of force का concept देखा, उसके बेस पे हम illustration नंबर 5.4 को सॉल्व करेंगे। देखते हैं हमें क्या दिया गया है। A batsman hits back a ball straight in a direction of the bowler without changing its initial speed of 12 meter per second. If the mass of the ball is 0.15 kg, determine the impulse of force imparted to ball. बॉलर बैट्समैन की डायरेक्शन में, बैट्समैन जहाँ पे खड़ा है उस डायरेक्शन में 0.15 kg मास के एक बॉल को 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, 12 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, हम यहाँ वेलोसिटी बोलेंगे बिकॉज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, ओके। और मैग्नीट्यूड के साथ जब डायरेक्शन भी आती है तो हम उसको स्पीड नहीं बोल सकते, वो क्या हो जाती है, वेलोसिटी हो जाती है, ओके। सो कितनी वेलोसिटी से थ्रो करता है, 12 मीटर पर सेकंड। और बैट्समैन क्या करता है, उसी वेलोसिटी से विदाउट एनी चेंजिंग ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल, बॉल की जो इनिशियल वेलोसिटी है, जितनी वेलोसिटी से बॉलर ने थ्रो किया उतनी ही वेलोसिटी से वो बैट्समैन बॉल को हिट करता है और उसी पाथ पे, सेम पाथ पे वो बॉल रिटर्न बैक होती है। तो बॉल पे कितना इंपल्स ऑफ फोर्स लगा वो हमें फाइंड करना है। देखते हैं सॉल्यूशन। चलो सॉल्यूशन में हमें जो गिवन है वो हम पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। मास ऑफ बॉल, मास ऑफ बॉल, बॉल का मास कितना है, स्मॉल m इज इक्वल टू 0.15 kg। यहाँ पे देख लो, अगर यहाँ पे बैट्समैन है, यहाँ पे बैट्समैन है और यहाँ पे बॉलर है, तो बॉलर यहाँ से बॉल को टूवर्ड्स बैट्समैन थ्रो करता है विद द इनिशियल वेलोसिटी v नॉट इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकंड। बैट्समैन क्या करता है, बॉल को ऐसे हिट करता है विद द हेल्प ऑफ बैट के वही पाथ पे वो विदाउट एनी चेंज ऑफ वेलोसिटी मूव हो जाए। सो यहाँ से आफ्टर हिटिंग बाय बैट्समैन द फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉल रिमेन सेम एज इनिशियल वेलोसिटी। अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि हमने जो बॉलर ने बॉल को जो डायरेक्शन में थ्रो किया वो तो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है। आप यहाँ से देख सकते हो, अगर हम ऐसा ड्रॉ करें कोऑर्डिनेट सिस्टम, ओके, तो यहाँ पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगी, यहाँ पे नेगेटिव एक्स होगी, यहाँ पे पॉजिटिव वाई होगी, यहाँ पे नेगेटिव वाई होगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इन अ नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में बॉलर ने बॉल को थ्रो किया, बैट्समैन ने बॉल को जो हिट किया विद द सेम वेलोसिटी विदाउट एनी चेंज ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, बट बैट्समैन ने जो हिट किया तो बॉल की जो डायरेक्शन हो गई वो चेंज होके पॉजिटिव एक्स हो गई। सो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि इस वेलोसिटी इन नेगेटिव एक्स एक्सिस है तो हम इसको विथ नेगेटिव साइन ले सकते हैं। अब आपको एक क्वेश्चन होगा, सर आपने बैट्समैन को यहाँ लिया, बॉलर को यहाँ लिया, अगर आप बॉलर को यहाँ पे लो, बैट्समैन को यहाँ पे लो तो क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा। यहाँ पे इस वेलोसिटी विथ नेगेटिव साइन होगी और ये वेलोसिटी विथ पॉजिटिव साइन होगी। चलो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इम्पल्स ऑफ फोर्स इज इक्वल टू, हमने देखा ना, इम्पल्स ऑफ फोर्स, इम्पल्स ऑफ फोर्स I is equal to magnitude of force acting on an object multiply by the time interval for which the force is acting और force is applied। चलो हमने ये भी देखा कि from न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे हमें मिला कि फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो हम यहाँ से लिख सकते हैं
कि फोर्स मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। जो हमने अभी कंसेप्ट देखा उसमें से ही लिखा। अब यहाँ पे देखते हैं कि इम्पल्स ऑफ फोर्स क्या हो गया, चेंज इन मोमेंटम हो गया। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इम्पल्स ऑफ फोर्स, इम्पल्स ऑफ फोर्स imparted to ball that is impulse of force I is equal to change in momentum of ball. So I is equal to change in momentum, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। जब भी हम कुछ चेंजेस फाइंड करते हैं तो फाइनल में से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब देखो ये जो बॉल है वो बॉलर ने जब थ्रो किया तब भी वो 0.15 kg का ही था। बैट्समैन ने जब हिट किया तब भी उसका जो मास है वो चेंज नहीं होने वाला। सो हम यहाँ से लिख सकते हैं मास इनटू वेलोसिटी फाइनल, ओके, माइनस मास इनटू वेलोसिटी इनिशियल। सो इम्पैक्ट ऑफ फोर्स I इज इक्वल टू, हम यहाँ से ऐसा भी लिख सकते हैं, दिस इज अ फाइनल वेलोसिटी, दिस इज अ इनिशियल वेलोसिटी। सो मास कॉमन निकल जाएगा। सो वी कैन राइट VF फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। सो इम्पैक्ट ऑफ फोर्स I इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉल 0.15 kg मास का बॉल है, इनटू फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉल आफ्टर हिट बाय बैट्समैन दैट इज 12 मीटर पर सेकंड, और वी कैन राइट ओनली 12, माइनस इनिशियल वेलोसिटी विथ नेगेटिव साइन। सो हम यहाँ से लिखेंगे -12, और दोनों वेलोसिटी का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड, ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी। सो I इज इक्वल टू इम्पल्स ऑफ फोर्स I इज इक्वल टू 0.15 मल्टीप्लाई बाय, देखो यहाँ पे ये माइनस है और माइनस का मल्टीप्लीकेशन माइनस के साथ, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो 12 + 12 वो हो जाएगा 24। सो 0.15 मल्टीप्लाई बाय 24 kg मीटर सेकंड पावर -1। सो हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आई थिंक हमें वैल्यू मिलेगी 3.6 न्यूटन। ओके, 3.6 kg मीटर सेकंड पावर -1, और वी कैन राइट इम्पल्स ऑफ फोर्स I इज इक्वल टू 3.6 न्यूटन इंटू सेकेंड। हमने जब इम्पल्स ऑफ फोर्स का कंसेप्ट देखा उसमें हमने 2 यूनिट लिए। हम kg मीटर पर सेकंड भी लिख सकते हैं बिकॉज इम्पल्स ऑफ फोर्स इज अ चेंज इन मोमेंटम, और ऐसा भी लिख सकते हैं इम्पल्स ऑफ फोर्स इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, दिस अ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड द टाइम इंटरवल फॉर विच द फोर्स इज अप्लाइड। सो फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन होगा और चेंज इन टाइम दैट इज टाइम इंटरवल का यूनिट होगा सेकंड। दिस इज आवर फाइनल आंसर। 3.6 न्यूटन इंटू सेकंड का इम्पल्स ऑफ फोर्स लगेगा। ओके, थैंक यू।